गुड इवनिंग दोस्तों। मैं सीमा अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट के डीआरपीजी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव। आज मैं आप लोग के समक्ष मांग की लोच स्टार्ट कर मांग की लोच स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग के समक्ष मांग की लोच प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मांग की लोच तीन प्रकार के होते हैं: मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच हमें बताती है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा। मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है, अर्थात कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है तथा कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। परंतु मांग का नियम केवल वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के मध्य परिवर्तन की दिशा को बताता है, परिवर्तन को नहीं। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा, यह हम मांग की कीमत लोच की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। मांग की कीमत लोच वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन का अनुपात होती है। इसको हम सूत्र की सहायता से देख सकते हैं। मांग की कीमत लोच बराबर वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसका बीजगणितीय सूत्र है ई पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा अपॉन पी। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझा सकते हैं कि माना कि किसी वस्तु की प्रारंभिक मांग 100 इकाई तथा प्रारंभिक कीमत 5 रुपये है। यदि कीमत घटकर 3 रुपये हो जाने के कारण मांग बढ़कर 200 इकाई हो जाता है तो मांग की लोच की गणना निम्नानुसार की जाएगी। यहाँ आप सूत्र में देख रहे हैं कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। उसको हमने यहाँ सूत्र में प्रस्तुत किया तो उसका हल आया 2.5, जो इकाई से अधिक मांग को शो करता है। मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। मांग की कीमत लोच की मुख्य रूप से 5 श्रेणियां होती हैं: पूर्णतया लोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार मांग, समलोचदार मांग, बेलोचदार मांग एवं पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग जब कीमत में कोई परिवर्तन न होने पर भी वस्तु की मांग में परिवर्तन हो तो ऐसे वस्तुओं की मांग की लोच पूर्णतया लोचदार कहलाती है और यह अनंत के बराबर होता है। यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं कि कीमत में बिल्कुल भी परिवर्तन दिखलाई नहीं पड़ रहा है। वाई एक्सिस में हम कीमत शो किए हैं और एक्स एक्सिस में डिमांड है। यह कीमत P1 स्थिर होने पर भी मांग में अनंत परिवर्तन दिखलाई पड़ रहा है Q1 से Q2। इसके बाद अत्यधिक लोचदार मांग। जब कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में वस्तु की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अधिक हो तो ऐसे वस्तुओं की मांग की लोच अत्यधिक लोचदार कहलाती है और ऐसे वस्तुओं की मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। विलासिता की वस्तुओं के संबंध में मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। चित्र में हम देख रहे हैं वाई एक्सिस में प्राइस, एक्स एक्सिस में डिमांड। कीमत में परिवर्तन P1 से P2 बहुत कम दिखलाई पड़ रहा है, जबकि मांग में जो परिवर्तन हुआ है वो Q2 से Q1 बहुत अधिक है। तो इसमें अत्यधिक लोचदार मांग में मांग रेखा जो है वो DD चपटी दिखाई पड़ रही है। तीसरा है समलोचदार मांग। जब कीमत में होने वाला परिवर्तन बराबर हो आनुपातिक कीमत में होने वाला परिवर्तन और मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन जब एक दूसरे के बराबर हो तो ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच समलोचदार या लोचदार कहलाती है और यह इकाई के बराबर होती है। आरामदायक वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच सामान्यतः लोचदार होती है। डायग्राम में हम देख रहे हैं कि
कीमत में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन दोनों समान दिख रहा है, तो इस प्रकार के मांग की लोच को हम समलोचदार मांग कहते हैं। इसके बाद है बेलोचदार मांग। जब कीमत में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन की तुलना में वस्तु की मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन कम हो तो ऐसे वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार कहलाती है और यह इकाई से कम होती है। अनिवार्य वस्तुओं के लिए वस्तु की मांग की लोच सामान्यतः इकाई से कम होती है। इसमें कीमत में परिवर्तन अधिक दिखलाई पड़ रहा है P1 से P2, जबकि मांग में परिवर्तन कम दिखलाई पड़ रहा है। लास्ट है पूर्णतया बेलोचदार मांग। यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के बावजूद वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसे वस्तुओं के मांग की लोच पूर्णतया बेलोचदार कहलाती है और यह शून्य के बराबर होती है। यहाँ कीमत में परिवर्तन हम देख रहे हैं, कीमत में वृद्धि, कीमत में कमी होने के बावजूद भी मांग में कोई परिवर्तन दिखलाई नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम पूर्णतया बेलोचदार मांग या शून्य लोच भी कह सकते हैं। इसके पश्चात मांग की आय लोच। मांग की आय लोच आय मांग पर आधारित होती है। आय मांग हमें यह बतलाती है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है और आय कम हो जाने पर मांग कम हो जाती है। मांग की आय लोच उपभोक्ता की आय में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन का अनुपात होता है। इसको हम सूत्र में देख सकते हैं, मांग की आय लोच बराबर वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन। सूत्र में हम देख सकते हैं यहाँ EI इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q अपॉन डेल्टा Y अपॉन Y। इसमें डेल्टा Q मांग में परिवर्तन, Q प्रारंभिक मांग, डेल्टा Y उपभोक्ता की आय में परिवर्तन और Y प्रारंभिक आय को शो करता है। मांग की आय लोच की श्रेणियां। मांग की आय लोच की भी 5 श्रेणियां होती हैं, जिसमें पहला है इकाई से अधिक। जब उपभोक्ता की आय में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में वस्तु की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अधिक हो तो ऐसी वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच इकाई से अधिक होती है। इसमें हम देख रहे हैं Y एक्सिस में आय है जबकि X एक्सिस में डिमांड है। आय में परिवर्तन बहुत कम दिखलाई पड़ रहा है Y से Y1, जबकि मांग में परिवर्तन अधिक दिखलाई पड़ रहा है Q से Q1। इसके बाद इकाई के बराबर। जब उपभोक्ता की आय में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन और वस्तु की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन एक दूसरे के बराबर हो तो ऐसी वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच इकाई के बराबर होती है। इसमें आय में परिवर्तन डेल्टा Y Y1 के बीच में हम देख रहे हैं और मांग में परिवर्तन बिल्कुल बराबर दिखलाई पड़ रहा है, तो इसको हम इकाई के बराबर मांग कहेंगे। इसके पश्चात है इकाई से कम। जब उपभोक्ता की आय में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में वस्तु की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन कम हो तो ऐसी वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच इकाई से कम होती है। इसमें Y एक्सिस में इनकम है। यहाँ हम देख रहे हैं कि आय में परिवर्तन अधिक हुआ है जबकि मांग में परिवर्तन कम हुआ है, तो इसे हम इकाई से कम मांग कहेंगे। इसके बाद है शून्य लोच। जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के बावजूद वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसी वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच शून्य के बराबर होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि आय में परिवर्तन, आय में वृद्धि या आय में कमी, दोनों ही स्थितियों में डिमांड में कोई अंतर नहीं आ रहा है। डिमांड OQ से OQ पर ही है, तो ऐसी स्थिति में हम मांग की जो आय लोच है वो शून्य कहेंगे। इसके पश्चात है ऋणात्मक आय लोच। ऋणात्मक आय लोच थोड़ा डिफरेंट है। कीमत लोच में इस प्रकार की स्थिति हमने नहीं देखी थी। जैसे हम देख रहे हैं कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के बावजूद वस्तु की मांग में कमी हो जाए तो ऐसी वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच ऋणात्मक होती है। सामान्यतया घटिया किस्म की वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच ऋणात्मक होती है, क्योंकि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो वह अपनी बढ़ी हुई आय से उत्तम किस्म की वस्तुओं का उपभोग करने लगता है,
जिसके कारण घटिया वस्तु की मांग बढ़ने के बजाय घट जाती है। तो इसको हम चित्र में देख रहे हैं कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है, आई से I1, I2, जबकि उस वस्तु की मांग X से X1, X1 से X2 कम होती जा रही है। तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, मतलब ये ऋणात्मक आय लोच को प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम तीसरे प्रकार पे आ जाते हैं, मांग की आड़ी लोच। जब दो वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित हों तो एक वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन का प्रभाव दूसरे वस्तु की मांग पर पड़ता है। वस्तुएं आपस में दो प्रकार से संबंधित होती हैं, पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं। ऐसी वस्तुओं के संदर्भ में एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव दूसरे वस्तु की मांग पर पड़ता है। मांग की आड़ी लोच एक वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के कारण उससे संबंधित दूसरे वस्तु की मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन का अनुपात होती है। उदाहरण के लिए स्थानापन्न वस्तुएं जैसे चाय की कीमत में वृद्धि हो जाने पर कॉफी की मांग बढ़ जाती है, इसे हम आड़ी मांग कहते हैं। इसी प्रकार पूरक वस्तुओं जैसे पेन की कीमत बढ़ जाने पर स्याही की मांग भी कम हो जाती है, क्योंकि पेन की कीमत यदि बढ़ जाए तो लोग पेन कम खरीदेंगे, तो नेचुरली स्याही भी कम खरीदेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति को हम मांग की आड़ी लोच कहते हैं। यहाँ हम सूत्र में देख सकते हैं, मांग की आड़ी लोच बराबर X वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे Y वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यहाँ वस्तु अलग अलग है, आप देखेंगे वस्तु X है जबकि कीमत के संदर्भ में हम देख रहे हैं वस्तु Y है। इसका नीचे हम सूत्र देख रहे हैं, EC इज इक्वल टू डेल्टा QX अपॉन QX अपॉन डेल्टा PY अपॉन PY। तो इसमें हम अपने उदाहरण के कोई भी सवाल रखकर इससे लोच ज्ञात कर सकते हैं। इसके पश्चात हम मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। मांग की कीमत लोच को हम मापने के लिए जिन विधियों का उपयोग करते हैं वो निम्न प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कुल व्यय विधि। इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया था। इस विधि में किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से पहले और परिवर्तन के बाद उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय की राशि में होने वाले परिवर्तन की तुलना की जाती है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कुल व्यय स्थिर। जब हम कुल व्यय जब स्थिर हो तो ऐसी स्थिति को हम इकाई के बराबर मांग कहेंगे। यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के बाद भी वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय में कोई परिवर्तन न हो तो वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होगी। यहाँ हम सारणी में देख सकते हैं, कीमत में परिवर्तन हुआ 5 रुपए से घटकर 2 रुपए, जबकि मांग जो 100 इकाई था वो बढ़कर हो गया 250 इकाई। लेकिन कुल व्यय की राशि पहले भी 500 रुपए थी, अभी भी 500 रुपए है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो उसे हम इकाई के बराबर मांग कहेंगे। दूसरा है इसमें कुल व्यय अधिक। जब कुल व्यय अधिक हो जाए तो उसे हम इकाई से अधिक मांग कहेंगे। यदि वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस पर की जाने वाली कुल व्यय की राशि बढ़ जाए या वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस पर की जाने वाली कुल व्यय की राशि कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में वस्तु की जो मांग की कीमत लोच होगी वो इकाई के अधिक होगी। यहाँ हम सारणी में देखेंगे, कीमत में परिवर्तन हुआ 5 रुपए से घटकर 2 रुपए, जबकि मांग जो 100 इकाई था वो बढ़कर हो गया 400 इकाई, और कुल व्यय की राशि भी बढ़कर 500 रुपए से बढ़कर 800 रुपए हो गई। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो उसे हम इकाई से अधिक मांग की लोच कहेंगे। इसके पश्चात कुल व्यय कम। जब कुल व्यय कम हो जाए तो उसे हम इकाई से कम मांग कहेंगे। यदि वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस पर की जाने वाली कुल व्यय राशि कम हो जाए अथवा वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस पर की जाने वाली कुल व्यय की राशि बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में वस्तु की जो मांग की कीमत लोच है वो इकाई से कम होगी। उदाहरण के लिए कीमत है 5 रुपए से घटकर 2 रुपए,
जबकि मांग 100 इकाई से बढ़कर 200 इकाई, और कुल व्यय की राशि जो पहले 500 रुपये था वो घटकर हो गया 400 रुपये। तो ऐसी स्थिति में हम कुल व्यय कम होने पर इकाई से कम मांग इसको कहेंगे। इसके पश्चात प्रतिशत विधि या आनुपातिक विधि। इस रीति के अंतर्गत मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसको कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से भाग देते हैं। मांग की लोच निम्न सूत्र द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बारे में हम चर्चा जब मांग की लोच स्टार्ट किए थे तब भी हमने किया था, जो उदाहरण से, वो सेम चीज इसमें भी है कि मांग की कीमत लोच बराबर वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसके पश्चात है चाप पद्धति। यह विधि प्रतिशत विधि का एक सुधरा हुआ रूप है। इस विधि में हम प्रारंभिक मांग के स्थान पर प्रारंभिक एवं नई मांग के औसत का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार प्रारंभिक कीमत के स्थान पर प्रारंभिक एवं नई कीमत की औसत का प्रयोग करते हैं। सूत्र में हम देखेंगे EP इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2, और इसमें हम अपने उदाहरण के अंकों को रखकर ज्ञात कर सकते हैं। इसके पश्चात है बिंदु रेखी विधि या रेखागणितीय विधि। एक ही मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच भिन्न भिन्न होती है। इस रीति के द्वारा बिंदु रेखा के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच की गणना निम्नानुसार की जा सकती है। यहाँ हम सूत्र में देखेंगे मांग की लोच बराबर मांग रेखा पर किसी बिंदु से मांग रेखा के नीचे का भाग बटे मांग रेखा पर उस बिंदु से मांग रेखा के ऊपर का भाग। तो यहाँ हम देख रहे हैं मांग रेखा बिल्कुल सीधी दिखलाई पड़ रही है। इसमें 5 बिंदु हम देख रहे हैं, M, A, P, B और N। इसमें हर बिंदु पर लोच आपको अलग अलग दिख रहा होगा। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं M बिंदु पर अनंत है, A में इकाई से अधिक है, P में इकाई के बराबर है, B में इकाई से कम है और N में 0 है। तो इस प्रकार हर बिंदु से उसकी जो दूरी है ऊपर के भाग की और नीचे की भाग की, तो हम इसको सूत्र में उन अंकों को रखकर हम हर बिंदु का लोच ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मांग की लोच को ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।